वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के बारे में और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हिंदी गद्य से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे, आप बहुत परेशान थे कि हमारा पेपर कैसा होगा, और ख़ास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है, उसके लिए आपके कमेंट्स ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक मॉडल पेपर आपको और दे दिया जाए, जो कि राम मनोहर लोहिया वाले पैटर्न पर ही करवा दिया है मैंने इसको। तो इसमें जो मैंने प्रश्न रखा है वो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड है, और ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि आपकी परीक्षा में ही आने वाले हैं, और भी विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर के तौर पर यह कार्य करेगा वीडियो। आपको बता दूं, बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य ही आपको पढ़ना पड़ता है, तो ये उसका नवीनतम मॉडल पेपर है। इससे पहले 3 या 4 मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन चारों को देख लीजिएगा। आपका सारा डाउट और 2 महासंग्राम वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में चर्चा होनी है। 100% आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखें, हिंदी गद्य की बात की जाए, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर न्यू मॉडल पेपर 2023, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर आपका जो बता दूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको सेट करा है। वैसे ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के जैसा ही पेपर होता है राम मनोहर लोहिया का, और इसके अलावा सीसीएसयू का, इन सभी का लगभग आप देखते हैं अधिकतर विश्वविद्यालय जो लिखित होते हैं उनका कोई पैटर्न का मतलब नहीं होता, महत्व होता उतना। महत्व बस इतना होता है कि आपको निर्देश जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है कि भाई हमको कितने प्रश्नों के उत्तर करने हैं, कितने के नहीं करने हैं। ऐसा जो निर्देश दिया होता है उसी निर्देशों के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। तो खंड आ की बात की है तो यहाँ पर आपको निर्देश मिलेगा कि 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। और एक बात और मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि सारे के सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, जैसे पहले ही करना पड़ता था अब भी उसे करने हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय में कैसे आएंगे उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपन्यास और कहानी। उपन्यास क्या होता है और कहानी क्या होती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड यानी सिलेबस से रिलेटेड एक आध प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपसे पूछ सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उन कहानियों का नाम लिखिए और उनके लेखक का नाम लिखिए। तो आप अपना पाठ्यक्रम एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में बात की है, आपके लगभग सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है वो सेम ही है। जैसे कि बात की जाए हिंदी कहानियों की, तो पंचमरमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मुंशी प्रेमचंद की। गैंग्रीन कहानी है अज्ञे की। पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। पर्दा कहानी है आपकी यशपाल की। तीसरी कसम, और इसी कहानी को जो है मारे के गुलफाम भी कहा जाता है। तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम, ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। और एक कहानी है आपके पाठ्यक्रम में पिता, और पिता कहानी की बात की है तो ज्ञान रंजन ने लिखा है पिता कहानी। तो ये सारी कहानियां जो है कहीं ना कहीं पे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इन्हीं को आपको पढ़ना। झांसी की रानी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वृंदावन लाल वर्मा का विद्यार्थी संस्करण वाला, ठीक है। उसके संपादक डॉक्टर पुनीत बिसारिया हैं। प्रभात प्रकाशन से जो है छपा है ये जो है वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी उपन्यास, ठीक है, नई दिल्ली से। तो हिंदी नाटक में आपका ध्रुव श्रावणी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। एकांकी में 2 एकांकी है, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, और लक्ष्मी का स्वागत आपको पता होगा उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। तो इस प्रकार से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा सकते हैं। आप में निबंधों के बारे में पूछा सकता है, तो आप में 5 निबंध संकलित हैं। पहला निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, भारत और सोन्नति कैसे हो सकती है, तो इसको लिखा भारतेंदु हरिचंद्र जी ने स्वयं ने, ठीक है। इसके अलावा दूसरा निबंध है आपका मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा इसको। तीसरा निबंध आपके पाठ्यक्रम में अशोक के फूल, उसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथा निबंध है आपका उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय ने लिखा है। पांचवा निबंध है तुम चंदन हम पानी, ये लिखा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा ने। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ संकलित हैं। आपके पाठ्यक्रम में एक रेखा चित्र संकलित है गिल्लू नाम का, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। आपके पाठ्यक्रम में संस्मरण जो संकलित है उसका नाम है 30 बरस का साथी, रामविलास शर्मा ने लिखा है। इसके अलावा जीवनी अंश जो संकलित है वो है आपका कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो रचना है ये अमृत राय ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टाज में आपका रणजल धनजल संकलित है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में एक व्यंग्य भी संकलित है, भोला राम का जीव, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत की बात की तो आपके पाठ्यक्रम में मेरी तिब्बत यात्रा संकलित है, पंडित राहुल संकृत्यान की रचना है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में जो डायरी संकलित है, एक लेखक की डायरी वो मुक्तिबोध की है,
ठीक है। इंटरव्यू जो संकलित है आपके पाठ्यक्रम में वो है मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे, पदम सिंह शर्मा कमलेश, तो उन्हीं दोनों के बीच की संवाद है। और आत्मा मतलब आत्मकथा अंश एक संकलित है, जूठन, जो कि एक प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, दलित कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, दलित विमर्श से जुड़े रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये एक प्रकार से आपका सिलेबस थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कहते नहीं कि आपकी परीक्षा कल है, तो एक प्रकार से चलते चलाते एक बार आप थोड़ा सा जान लें कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपको हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृतांत, इसके अलावा संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, जात कथा, जीवनी, व्यंग, ये सब आपको पढ़ना है। तो सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको पढ़ा दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आपका पेपर होगा। लेकिन बशर्ते मैंने सोचा कि आपके समक्ष एक मॉडल पेपर दिया जाए। पहला प्रश्न आपका है उपन्यास और कहानी। उपन्यास बताएं फिर कहानी बताएं। यहाँ पर उपन्यास और कहानी लिखने का मेरा मतलब है कि आपका रिवीजन भी करवा देंगे। सबसे पहले हम उपन्यास के बारे में बताएंगे तो आपको कैसे लिखना है, और कहानी के बारे में 50 शब्दों में आपको लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उपन्यास क्या है, कहानी क्या है। उपन्यास की बात की है तो उपन्यास बड़ा होता है, कहानी क्या होती है, छोटी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। कहानी की बात की है तो कहानी क्या होती है, कहानी जीवन का एक खंड का चित्र मात्र प्रस्तुत करती है, और जिसकी घटनाएं जो होती हैं पाठकों को एक प्रकार से आप्लावित करती हैं, गदगद करती हैं, अच्छा महसूस करवाती हैं। ठीक है, कहानियाँ जो होती हैं एक प्रकार से मुख्य रूप से जब लोग पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के बाद में वो एक कहानी का जब अंत होता है तो अच्छा लगता है लोगों को, तो ये होती कहानियाँ। कहानियाँ ऐसी होती जो कि 20 मिनट में पढ़ करके लोग खत्म कर दें, इसको लेकर के भी विद्वानों ने कहा है, पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है। तो कुल मिलाकर के कहानी की बात की तो कहानी यही होती है, यानी कि एक छोटी सी रचना जो कि जिसमें कथानक होता है, जिसमें चरित्र चित्रण होता है, जिसमें कथोपकथन विद्यमान होता है, जिसमें देश काल और वातावरण के बारे में बताया जाता है, जिसमें भाषा और एक शैली में लिखी गई कहानी होती है, यानी कोई ना कोई भाषा में लिखी जाती है, किसी न किसी शैली का प्रयोग करके। इसके अलावा कहानी का उद्देश्य भी कुछ ना कुछ होता है, बिना उद्देश्य की कहानी नहीं लिखी जाती। तो ये सब कहानी कला के प्रमुख तत्व हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख अगर पूछे करने के लिए तो आप बता सकते हैं। कहानी कला के जो तत्व हैं वही उपन्यास कला के तत्व हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कथा वस्तु कहानी में भी होती है, उपन्यास में भी होता है, चरित्र चित्रण कहानी उपन्यास दोनों में, कथोपकथन भी, देश काल वातावरण भी, भाषा शैली भी और उद्देश्य भी, यानी 6 तत्व होते हैं उपन्यास के भी और 6 तत्व होते हैं आपके कहानी के। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी, जो कोई भी कहानी मान लेते हैं, आपसे पूछ लिया कि पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा दीजिए, तो समीक्षा लिखने का मतलब ये होता है कि आपको उसमें कथा वस्तु के बारे में नहीं, कथानक के बारे में बताना है, चरित्र चित्रण के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है, पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में, कथोपकथन के बारे में यानी डायलॉग जो होता है, संवाद शैली, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है, और देश काल वातावरण हेडिंग डाल करके उसके बारे में कि उस कहानी में किस देश काल के बारे में बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यही सब आपको लिखना होता है, निश्चित तौर पर आप लिख पाएंगे उसको। तो कहानी क्या होती है, मैंने आपको बताया, कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र होती है जिसकी घटनाएं पाठकों को क्या करती हैं, आप्लावित तथा गदगद करती हैं। कहानी की परिभाषा और भी विद्वानों ने दी है, अगर आप कहें तो मैं उसको भी आपको बता दूं और आसानी से। वैसे मैंने कहानी और उपन्यास के बारे में आपको सारी चीज़ें समझाई भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहानी के बारे में बता दीजिए, तो कहानी जो होती है, कहानी का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ उसका मतलब होता है, कहानी मतलब होता है कहना। ठीक है, कहानी का मतलब क्या होता है, कहना। अब कहना क्या, जैसे कि आपने पढ़ा, आपने देखा होगा आपके दादाजी बचपन में आपको एक किस्सा कहानी सुनाया करते थे, तो किस्सा वही होता है। तो खास करके किस्सा कहानियाँ जो होती हैं ग्रामीण जीवन के लिए मनोरंजन के साधन और समय काटने का एक माध्यम हुआ करती थी पहले। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रकार क्या होता है कि किसी विशेष घटना को अत्यंत रोचक और कौतूहलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को ही कहानी कहा जाने लगता है। पहले जो किस्सा कहानी था वो बाद में चल करके उसमें थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा उसका विकास होता है, और विकास के बाद में आप देखते हैं कहानी जो होती है वो क्या होती है। H.G. वेल्स कहते हैं कि कहानी वह कथा होती है या वह रचना होती है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके, यानी कथा होनी चाहिए कहानी में। ठीक है, यानी कहानी एक प्रकार की कथा होती है, एक ऐसी कथा होती है जो कि हम 1 घंटे में पढ़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कहानी। प्रेमचंद जी भी कहानी की परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं कि अनुभूतियाँ ही जो होती हैं वो रचनाशील भावना से अनुरंजित होती हैं, और अनुभूतियों के रचनाशील मतलब अनुभूतियाँ जब रचनाशील भावना से अनुरंजित हो जाएंगी तो उसके बाद में क्या होती है, वही चीज़ें कहानी बन जाती हैं। और सबसे अच्छी कहानी वह होती है, प्रेमचंद कहते हैं, कि जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। अगर कहानी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कहानी सौंदर्य अनुभूति के क्षण विशेष को अपने अंतरपट पर अंकित करती है। तो एक प्रकार से ये कहानी की विशेष चीज़ें बताई गई, कहानी की परिभाषा बताई गई विद्वानों के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से ये हो गया कहानी। अच्छा, कहानी का बड़ा भाई होता है आपका उपन्यास। तो उपन्यास का मतलब क्या होता है, उपन्यास के बारे में क्या लिखेंगे आपसे पूछा। उपन्यास की बात की है तो उपन्यास जो होता है आपका, उपन्यास उप प्लस न्यास माने मिलकर के बना है आपका उपन्यास। उप का मतलब क्या होता है, उप माने होता है भैया समीप। उप माने क्या होता है, समीप यानी नजदीक, ठीक है। और न्यास का मतलब क्या होता है, न्यास का मतलब होता है आपका थाती। थाती माने क्या होता है, रखा हुआ, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से इसका मतलब हुआ उपन्यास का कि मनुष्य के समक्ष या मनुष्य के निकट या मनुष्य के नजदीक रखी हुई कोई वस्तु। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य के नजदीक रखी हुई कोई वस्तु, उसको हम कहानी कहते हैं, मतलब कि उसको उपन्यास कहते हैं। साहित्य के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एक ऐसी रचना, वह कृति जिसको पढ़ करके ऐसा लगता है हमको कि यह हमारी कहानी ही होती है। यानी कि एक प्रकार से मनुष्य के जीवन की कहानी सी लगने लगती है उपन्यास अगर आप पढ़ते हैं तो। वह कृति आप लिखेंगे कि वह कृति जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है, उसको उपन्यास हम कह सकते हैं। वैसे उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है, और नॉवेल शब्द जो है अंग्रेजी में कहते हैं। अगर बात की गुजराती में तो गुजराती में उपन्यास को नवल कथा के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा मराठी में उपन्यास को कादम्बरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बंगला और हिंदी में इसको उपन्यास ही कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये उपन्यास है। उपन्यास सम्राट हिंदी में खास करके मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनका बड़ा फेमस उपन्यास है गोदान, आप लोगों ने सुना हो, गोदान, गबन, ठीक है, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, तमाम प्रकार के उपन्यासों का सृजन किया। लगभग 12 से अधिक उपन्यास इनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। 300 से अधिक कहानियाँ इनकी हैं, ठीक है। जिस प्रकार से कहानी के तत्व मैंने बताया, वही उपन्यास के भी तत्व होते हैं कि कौन कौन से भाई। उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद शैली, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये भी आपके 6 ही तत्व होते हैं। कहानी और उपन्यास लगभग एक प्रकार से कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपका है नाटक और एकांकी। नाटक क्या है, फिर एकांकी पर चर्चा करेंगे कि एकांकी क्या होती है। नाटक की बात की तो नाटक जो होता है, आप क्या लिखेंगे नाटक से, हो सकता है ये अलग अलग ही प्रश्न पूछे, ऐसा ना पूछे दोनों का, लेकिन मैंने सोचा कि आपको रिवीजन क्लास दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें पर मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लूँ, इसके हिसाब से मॉडल पेपर मैंने सेट किया है। बाकी और भी मॉडल पेपर आपके उपलब्ध है। नाटक, नाटक जो होता है, नाटक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये किससे हुई है, नट धातु से। नट धातु मतलब संस्कृत का एक प्रकार से शब्द, तो नट धातु से मानी जाती है। नट माने होता है अभिनय करना, क्या करना, नट माने क्या होता है भैया, नट माने होता है अभिनय करना। अभिनय माने क्या होता है, आप सभी को पता है, यानी कि एक्टिंग करना जिसको कहते हैं। आपने नाम सुना होगा भरत मुनि का। भरत मुनि एक प्रकार से संस्कृत के बड़े अच्छे नाटककार हैं। भरत मुनि ने एक सूत्र में एक प्रकार से नाटक के बारे में कहा कि नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाना चाहिए या किया जाता है। उन्होंने, भरत मुनि ने नाटक में बताया कि भाई नाटक ऐसे नहीं बन गया है, नाटक बनने में आपको, नाटक को 5वां वेद कहा भरत मुनि ने। क्यों कहा पंचम वेद, इसलिए कहा पंचम वेद नाटक को क्योंकि नाटक में चारों वेदों से कुछ मात्रा संकलित करी गई थी। नाटक में जब नाटक शुरू में बना है, नाटक में क्या क्या चीजें संकलित हैं भाई, सबसे पहली बात ऋग्वेद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऋग्वेद से नाटक में लिया गया है क्या भाई, पाठ, यानी पाठ को ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरी बात है आपका सामवेद, दूसरा वेद कौन सा, सामवेद, सामवेद से आपका लिया गया है गान, ठीक है। तीसरा वेद आपका कौन सा है, यजुर्वेद, यजुर्वेद से आपका क्या लिया गया है, अभिनय, यानी अभिनय की जो कला होती है ये यजुर्वेद से ली गई है, ठीक है, नाटक में अभिनय। और चौथा जो एक प्रकार से वेद है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद से लिया गया है रस को, ठीक है। तो एक प्रकार से पाठ, इसके अलावा गान, फिर अभिनय और रस, ये एक प्रकार से 4 तत्व होते हैं, मतलब कि 4 चीजें हैं जो कि नाटक में समाहित होती हैं। और इन 4 चीजों को प्रत्येक वेद से एक एक चीजों को लिया गया। जैसे कि यजुर्वेद से मैंने आपको बताया, ऋग्वेद से बताया मैंने पाठ लिया गया, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। और इन चीजों को मिलाने के बाद में वो बड़ा नाटक, ठीक है, इन चारों को मिला लेंगे तो बनता है क्या आपका नाटक। और भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये नाटक के बारे में इतना लिख देंगे तो आपका हो जाएगा बड़े आसानी से। वैसे नाटक की परिभाषा को दिया है बाबू गुलाब राय ने बड़े अच्छे तरीके से।
तो गुलाब राय की परिभाषा जो है अगर आप लिख देंगे ज़्यादा बेटर रहेगी। हालांकि नहीं भी याद रहती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं होती है, बल्कि सजीव प्रतिलिपि होती है। नाटक में फैले हुए जीवन जो होते हैं व्यापार को एक ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। वस्तुतः नाटक अत्यंत ही प्राचीन विधा होती है। ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बना करके नाट्य शास्त्र एक रचना लिखी है। किसने? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें नाटक के बारे में इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये हो गया नाटक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एकांकी। एकांकी से क्या तात्पर्य है? नाटक जो होते हैं इसमें कई अंक होते हैं और कई दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी की बात की तो एकांकी में मतलब कि एक ही अंक होता है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक होता है दृश्य, आपके एकांकी में कई हो सकते हैं, यानी दृश्य आपके कई हो सकते हैं लेकिन अंक जो होगा वो एक ही होगा। जबकि नाटक जो होते हैं उसमें कई अंक हो सकते हैं, एकांकी में केवल एक अंक होगा, यानी एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एकांकी समझ में आ गई आपकी क्या होती है? एकांकी का अर्थ होता है सिंपल सा एक अंक वाला। हिंदी एकांकी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं, और दूसरे विद्वान वो हैं जो कि एक प्रकार से कहते हैं कि भारत मतलब कि भारत से नहीं हुआ है, ये विदेशों से एक प्रकार से पाश्चात्य से अपनाया गया है, हालांकि भारत से ही हुआ है अगर माने तो, ठीक है। तो एकांकी की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे एकांकी की परिभाषा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की बड़ी जबरदस्त परिभाषा है। वो कहते हैं कि किसी तथ्य, अनुभूति या किसी विचार, कोई तथ्य है, कोई अनुभूति है, कोई विचार है, उसके किसी महत्वपूर्ण अंश का, किसके भाई? किसी तथ्य के महत्वपूर्ण अंश का, किसी अनुभूति के महत्वपूर्ण अंश का और किसी विचार के महत्वपूर्ण अंश का, किसी का भी हो सकता है। तो किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक या मतलब एक अंक तथा एक अथवा कई दृश्य, एक दृश्य भी हो सकता है एकांकी में और कई दृश्य भी हो सकते हैं, लेकिन अंक हमेशा एक ही होगा, ये बात ध्यान रखें। अंक माने पार्ट होता है, ठीक है। मतलब नाटक थोड़ा बड़ा होता है लेकिन एकांकी छोटी होती है। इसमें 2-3 दृश्य में आपका एकांकी खत्म हो जाती है, एक अंक में खत्म होने वाला नाटक, ठीक है। तो किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक अथवा तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से जब हम किसी चीज का नाट्य अभिव्यंजन करते हैं तो उसी को एकांकी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा दी है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने। तो ये हो गई आपकी एकांकी। एकांकी क्लियर हो गई, आगे समझते हैं। नाटक और एकांकी आपके समझ में आ गया होगा। अगला आपका प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है निबंध के अंग। निबंध किसे कहते हैं? निबंध के बारे में बात कर रहा है आपसे कि निबंध क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें। निबंध, निबंध के अंग पूछ रहा। सबसे पहले हम निबंध के बारे में समझ लेते हैं, निबंध होता क्या है। निबंध का अर्थ नी प्लस बंध, नी प्लस बंध, ठीक है, ये जरूर लिखेंगे। नी मतलब होता है क्या? नी और बंध मतलब एक प्रकार से होता है कि बांधना। निबंध माने होता है क्या? बांधना। एक प्रकार से कैसी बांधना? अच्छे तरीके से बांधना, ठीक है। निबंध का मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से बांधना, मतलब कि एक ऐसी गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी सरल विषय के अनुकूल भाषा में भावों और विचारों को क्रमबद्ध रूप से मतलब कि सुगुम्फित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, अच्छे तरीके से रखा जाता है, वह गद्य रचना एक प्रकार से क्या होती है? वह निबंध कहलाती है। निबंध में बंधन मुक्त होकर के क्या होता है? बंधन मुक्त होकर के अपने विचारों को आप किसी जो है वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या किन्हीं भी चीजों के प्रति अपने विचारों को सुगठित तरीके से यानी अच्छे तरीके से उसको तालमेल के साथ लिखेंगे किसी पर तथ्यात्मक जानकारी के साथ, तो वो रचना आपकी निबंध कहलाएगी। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर? थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ फिर मैं तुरंत प्रारंभ ही कर रहा हूँ। एक बार जितने भी लोग तब तक देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के समक्ष आता रहता हूं। और जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, या फिर जो है कमेंट आप कर देंगे तो उससे रिलेटेड आपकी वीडियोज़ आती रहेगी समय समय पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं जल थोड़ा सा ग्रहण कर लूँ।
तो निबंध आपका हो गया। निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध एक गद्य की प्रमुख विधा है और आप देखेंगे कि यह निबंध शब्द जो है ये खास करके अंग्रेजी शब्द जो है आपका क्या नाम है, निबंध को लेकर के क्या बोला जाता है? निबंध को अंग्रेजी में आप लोग कमेंट करेंगे, निबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे, यस्से, ठीक है? तो अंग्रेजी में निबंध को यस्से कहा जाता है और हिंदी में तमाम सारे शब्द निबंध के लिए है। जैसे कि लेख भी एक प्रकार से समकालीन रहता है, लेख और निबंध में अंतर होता है लेकिन लगभग एक ही जैसे होते हैं। संदर्भ हो गया, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, यसे, आलेख, ये सारी चीजें निबंध के ही समकालीन मतलब निबंध के ही जैसे हैं। समकालीन कहना उचित ना होगा, समान, ठीक है? तो ये निबंध के ही समान गद्य रचनाएं हैं। लेख हो गया, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, यसे, आलेख, ये निबंध बोलो इसको, चाहे ये सब बोल दो, ठीक है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये हो गया आपका निबंध। वैसे भारतीय मतलब प्राचीन संस्कृत परंपरा में देखा जाए तो तार्किक व्याख्या, टीका, भाषा मतलब भाष्य, समीक्षा, सूत्र, ये सब निबंध कहा जाते थे, ठीक है? यानी जैसे आज निबंध लिखा जाता है तो उसको पहले हम टीका बोलते थे या भाष्य समीक्षा कहते थे या सूत्र कहा जाता था या तार्किक व्याख्या बोलते थे, ठीक है? और इसी से बना है निबंध आपका। लेकिन हिंदी में निबंध संस्कृत की जो है प्राचीन परंपरा से नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया है, ये बात मानना पड़ेगा, ठीक है? तो आपसे पूछा गया तो निबंध यही होती है आपकी। निबंध के अंग आपसे पूछा गया, निबंध के मुख्य रूप से बता दूं आपको तो निबंध के 4 अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा है? निबंध में तो भाई एक शीर्षक होना परम आवश्यक है। दूसरी बात, निबंध का अंग होता है प्रस्तावना। निबंध में अगर प्रस्तावना नहीं तो कुछ उसका मतलब नहीं है। तीसरी बात यह कि भाई निबंध में विस्तार भी होना चाहिए, यानी एक मुख्य पक्ष भी होना चाहिए। और चौथी बात, हमेशा उपसंहार निबंध में होना ही चाहिए। जो आपका शीर्षक होता है, निबंध का शीर्षक आकर्षक होगा, अच्छा होगा, तभी लोग उसको पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। प्रस्तावना क्या करती है? प्रस्तावना को भूमिका कहते हैं और यह रोचक होती है, छोटी होती है विषय वस्तु इसकी, ताकि लोग उसको पढ़ सके। स्पष्ट होनी चाहिए प्रस्तावना, ताकि लोग प्रस्तावना को पढ़ करके ही जान सके कि आपके निबंध की शैली और निबंध के अंतर्गत क्या आप कहना चाह रहे हैं, वो प्रस्तावना में थोड़ा सा मेंशन होता है। विस्तार में क्या होता है कि विचारों का विकास विस्तार में ही आप देख पाते हैं और खास करके आप देखेंगे कि निबंधकार का दृष्टिकोण एक प्रकार से वो विस्तार वाले यानी मुख्य पार्ट में ही प्रकट होता है आकर के। तो ये तीसरा पार्ट होता है और चौथा पार्ट आपका है उपसंहार यानी कंक्लूजन, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उपसंहार की बात किए तो लेखक जो होता है, निबंध का निष्कर्ष जो होता है, यानी लेखक ने इतना विचार करने के बाद में क्या निष्कर्ष निकाला है, उसी निष्कर्ष के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास जो है लेखक करता है, ठीक है? तो निष्कर्ष क्या निकला उसको उपसंहार में बताया जाता है। तो निबंध क्लियर हो गया। निबंध और लेख दोनों में अंतर भी होता है। वैसे निबंध जो होता है ये शुद्ध भारतीय भाषा का शब्द है, जबकि एक प्रकार से अच्छा निबंध जो होता है, निबंध, निबंधनानतीति, निबंधा, इसके आधार पर निबंध शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब जबकि आप देखते हैं अंग्रेजी में यस्से कहा जाता है निबंध को, और यस्से को एक प्रकार से खास करके निबंध बोला जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में यस्से। लेकिन लेख की बात की तो लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल बोला जाता है। लेख में विषय प्रधान होता है, निबंध में क्या होता है, साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रधान होता है। लेख में जो होता है रचनाकार अध्ययन के आधार पर अपने विषय संबंधी मत को स्थापित करता है। निबंध में मत प्रतिस्थापन जैसी स्थिति नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के निबंध और लेख में भी अंतर है। निबंध एक प्रकार से स्वतंत्र गद्य विधा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो निबंध के बारे में आपको क्लियर हो गया बातें। आगे चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में जीवनी पर हम आएंगे। आत्मकथा जो होती है, स्वयं लिखी अपनी जीवनी को हम आत्मकथा कहते हैं। क्या लिखेंगे? स्वयं अपनी लिखी या स्वयं लिखी अपनी जीवनी को हम आत्मकथा कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई लेखक या कोई साहित्यकार या कोई दूसरा व्यक्ति या कलात्मक और साहित्यिक तरीके से, जब कोई भी व्यक्ति हो कलात्मक और साहित्यिक तरीके से अपनी स्वयं की जीवनी को क्या लिखता है, अपना खुद ही लिखता है, अपनी स्वयं की जीवनी को खुद ही लिखता है, तो उस रचना को हम आत्मकथा कहते हैं, ठीक है? आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उसका वर्णन अच्छे तरीके से करे। तो ये होता है आपका आत्मकथा। जबकि जीवनी की बात की है तो जीवनी क्या होती है? जीवनी जो होती है आत्मकथा से थोड़ी अलग रचना होती है, थोड़ी अलग होती है।
जैसे लिखता कोई दूसरा है, बाकी सब सेम ही होता है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जो जीवनी होती है ये किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। मतलब व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जो होता है वह जीवनी कहलाता है। जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आत्मकथा में अगर चूक हो जाती है तो केवल आप तक ही सीमित होती है, आप जानते हैं आपकी कमियां क्या रह गई हैं। लेकिन जब आप जीवनी लिख रहे होते किसी साहित्यकार की या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, तो उस समय जीवनी लिखते समय आपको बहुत ही तल्लीनता और बहुत ही शालीनता के साथ उस व्यक्तित्व के बारे में लिखना होता है जिसके बारे में आप उसकी जीवनी लिख रहे हैं, क्योंकि वह बात उसको भी पता है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उसके घर वालों को भी पता होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जीवनी लिखते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, हर बात को तथ्यात्मक तरीके से फिक्स उसको लिखना होता है ताकि कोई बात में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जीवनी की चूक को बहुत से लोग जान पाते हैं और इसके कारण से जीवनी लिखते समय आपको ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता होती है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये हो गई जीवनी। बात किया अगर जीवनी और आत्मकथा में अंतर को लेकर के प्रश्न पूछाता है तो पहला अंतर लिखिएगा आप। पहला अंतर है जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग होता है, आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाता है। दूसरा अंतर यह है कि जीवनी के लिए मतलब जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तीसरी बात यह है मेरे भाई कि जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा जो होती है वो अपने जीवन की ही कहानी होती है। तो एक प्रकार से जीवनी और आत्मकथा में थोड़ा सा अंतर होगा जो कि मैंने आपको बताया। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। तो जीवनी आत्मकथा हो गया। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, व्यंग को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। व्यंग किसे कहते हैं? व्यंग माने होता है कोई भी रचना हो जिसके माध्यम से क्या किया जाए, व्यंग किया जाए। व्यंग माने क्या होता है, कटाक्ष या फिर एक प्रकार से उसके माध्यम से किसी पर जो है एक प्रकार से किसी की तर्क यानी कोई चीज की कोई विसंगति है तो उसको खत्म करने के लिए कुछ चीजें बताई जाए। देखिए, डॉक्टर शेरजंग गर्ग कहते हैं व्यंग की परिभाषा को देते हुए कि व्यंग जो होती है एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है या ऐसी साहित्यिक रचना होती है जिसमें व्यक्ति और समाज दो बात ध्यान रखेंगे। गद्य मतलब जो व्यंग होता है एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना होती है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियों, दुर्बलताओं, इसके अलावा कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा की टेढ़ी भंगिमा देकर के अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए किसी चीज पर, वह पूर्णतः आगंभीर होते हुए गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ लग सकती है, मौखल मतलब कि माखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती है, अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है। ये होती है आपकी व्यंग। व्यंग भोलाराम का जीव आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसमें सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। सामाजिक व्यवस्था में जो व्याप्त चीजें हैं और खास करके जो सरकारी दफ्तर है उनमें उन पर व्यंग किया गया है, सरकारी दफ्तरों पर, कि भोलाराम का जीव जो होता है वो ऊपर जाता है, मतलब कि ऊपर नहीं जाता है। वो खास करके आप देखते हैं यमराज के दूत जो होते हैं वो आते हैं घूमते हैं बहुत ज्यादा। भोलाराम का जीव जो है दफ्तरों में फाइलों में छुप करके बैठा है कि भाई मेरा पेंशन का पैसा जो होगा, जो रुकी हुई रकम है वो किसी न किसी दिन मिलेगी। और उसी के चक्कर में वो फाइल, आजकल सरकारी दफ्तरों का कुछ ऐसा ही हाल है कि आप दफ्तर पे दफ्तर काटते रहोगे लेकिन आपका काम होने वाला नहीं होता है। ठीक, तो वही स्थिति कुछ भोलाराम की थी। तो भोलाराम का जीव जब यमराज के पास नहीं पहुंचा, उन्होंने चित्रगुप्त से कहा भैया चित्रगुप्त थोड़ा सा अपना पोथी पत्रा देखो कि क्या बात है, क्यों नहीं अभी तक आए भोलाराम। तो भोलाराम का टिकट तो पहले ही कट चुका है, भोलाराम अभी पहुंचे नहीं, तो काहे के लिए नहीं पहुंचे उसके लिए कहा भैया अच्छा ठीक है। तो चित्रगुप्त कहें ठीक है यमराज जी हम जाई थे भोलाराम का जीव लेके अबे। तो भोलाराम का जीव लेने के लिए वो आते हैं पृथ्वी पर, लेकिन उनको भोलाराम का जीव मिलता नहीं है। ठीक है, अब भोलाराम सरकारी मतलब की नौकरी करता है और मर जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो जब सारी चीजें होती है तो नारद भगवान सारी जगह पहुंच जाते हैं। तो नारद भगवान ने कहा भाई यमराज क्या बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कहा कि ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, चूंकि मृत लोक जना सर्वे नाना कले समान बिता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। चूंकि मृत लोक में क्या होता है, मृत लोक जन सर्वे नाना कलेश समान्विता, मृत लोक के जितने भी प्राणी हैं वो अनेक प्रकार के कष्टों से समाहित हैं और हो सकता है किसी प्रकार के कष्ट को अगर सह रहा हो और हो सकता है ना आ पाया हो,
या एक प्रकार से अपने कर्म का भी भुगतान न कर पाया हो, तो यहाँ पर आने के लिए डर रहा हो, या कई प्रकार की बातें होती, तो उसलिए वो आना नहीं चाह रहा, मतलब कि आना नहीं चाह रहा होगा, तो मैं जा करके ढूंढूंगा। नाराज आते हैं, वो भी चक्कर काटते हैं, फिर इनकी बीड़ा के बदले में वो रखता है, कहता है फिर ठीक है तुम्हारी फाइल खुलवाई जाएगी, ठीक है। तो बाद में फिर जब चीजें हो जाती, नारद घूस वूस देते हैं कुछ अपनी बीड़ा को लेकर के, ठीक है, साहब को कहे कि बड़े साहब कुछ दो, फिर बड़े साहब से मिलवाएंगे, ऐसी बात होती है उसमें कहानी, मतलब कि व्यंग में। तो वही सारी चीजें होती, तो उसके बाद में फिर व्यंग हो, वही व्यंग किया गया कि भाई हर जगह थोड़ा सा कुछ इनकम चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही चीजें हैं। और फिर बाद में क्या होता है, भोला राम का जीव तब तक उसी फाइल में से निकल बोलता है कि ये बोलते भोला राम का जीव, तो बोलता हाँ भोला राम का जीव मैं हूँ, तुरंत निकलता है। तो ये व्यंग है एक प्रकार से। क्या ऐसा हुआ है? हुआ नहीं है, लेकिन एक व्यंग किया गया है सरकारी दफ्तरों में जिस प्रकार से चीजें हो रही उन पर, ठीक है। तो व्यंग यही होता है। व्यंग के भेद कितने होते हैं? व्यंग के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला भेद है चमत्कारिक विनोद वचन, यानी ऐसे विनोद माने क्या होता है, हंसी मजाक वाला चीज, थोड़ा सा उसमें ऐसा कर देंगे भोला राम का जीव एक प्रकार थोड़ा हंसी मजाक में लेकर के थोड़ा सा उसको और कटाक्ष, जैसे कि आजकल जैसे देखते हैं हास्य कवि होते, व्यंग कवि होते, आपको पता होगा हास्य कवि, जैसे कि कौन है भाई हास्य कवि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे हास्य कवि होते हैं, हंसते हंसते कहते कहते थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा सा किसी पर व्यंग कर दिया करते हैं। तो वो पहली बात चमत्कारिक विनोद वचन का होना एक प्रकार से जरूरी होता है। दूसरी बात इसमें जो है व्याजोक्ति का परमावश्यक है। तीसरा जो इसका भेद होता है वो होता है उपहास। चौथा भेद होता है इसका व्याकृति, और पांचवा होता है आक्षेप। ये 5 प्रकार के भेद होते हैं व्यंग के। कौन कौन से? चमत्कारिक विनोद वचन, दूसरा व्याजोक्ति, तीसरा उपहास, चौथा व्याकृति और पांचवा आक्षेप, ठीक है। क्लियर होगी बातें? आगे बढ़ते हैं। व्यंग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? आप अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? व्यंग के 3 तत्व होते हैं। पहला होता है विसंगति, दूसरा होता है आलोचना, और तीसरी होती है बौद्धिकता। यानी इसमें बौद्धिकता, आलोचना और विसंगति तीनों के बारे में आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि 3 चीजों का वर्णन एक प्रकार से 3 तत्वों के माध्यम से व्यंग में होता है, विसंगति, आलोचना और बौद्धिकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे, संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई सभी लोग देखेंगे। संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर, यानी यादगार लम्हे जो होते हैं आपके जीवन के, जब उसको आप लेखनीबद्ध करते हैं, लिखते हैं साहित्यिक शैली में, साहित्यिक तरीके से, जो एक प्रकार से तारतम्यता उन शब्दों में आपकी बनी रहे, भाषा की लयात्मकता बनी रहे, तो ऐसी रचना आपकी संस्मरण कहलाती। संस्मरण मतलब होता है जब स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को हम बोल देते हैं संस्मरण होता है, यानी कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है संस्मरण के, चूंकि संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जाता है। इसके अलावा ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध भी कहते हैं। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है, और इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है। लेखक का दृष्टिकोण अलग होता है उसमें, यानी आत्मकथा और संस्मरण में भी अंतर। तो संस्मरण होता है जो आपके यादगार लम्हे हैं उनको जब आप लिखते हैं, या कोई भी व्यक्ति लिखता है, वैसे अपनी बातों को अपना ही लिखता है तो उसको संस्मरण कहते हैं, ठीक है। अपने जीवन की घटित घटनाओं को जब स्मृति आती है, आपको याद आता है, उन चीजों को आप लिखनीबद्ध करते हैं, तो आपका संस्मरण हो गया। रेखा चित्र की बात की तो रेखा चित्र, आत्मचरित्र और संस्मरण, ये 3 जो शब्द होते हैं एक ही जैसे होते हैं। रेखा चित्र माने होता है रेखाओं से बने चित्र, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो खास करके ये रेखा चित्र की बात के संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी होते हैं, रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे महादेवी जी का रचना अगर आप देखेंगे तो उनके गद्य लेखन में आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी उनकी रचना रेखा चित्र है और कौन सी रचना उनकी संस्मरण है, ठीक है। तो एक बढ़िया उदाहरण आप महादेवी जी का दे सकते हैं, महादेवी वर्मा जी का। रेखा चित्र में क्या होता है, चित्र का महत्व होता है, और संस्मरण में स्मृति का महत्व अधिक होता है, ठीक है। संस्मरण में क्या होता है, अतीत की घटनाओं को देखा जाता है। रेखा चित्र में क्या होता है, अतीत की अनिवार्यता नहीं होती है, यानी कि कोई अतीत की अनिवार्यता नहीं रेखा चित्र में। क्लियर?
यानी कि अतीत में चीज़ें हैं। लेकिन रेखा संस्मरण में क्या होता है, अतीत की जो घटनाएं हैं उनको याद करके आप लिखते हैं, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें होती है वही याद रह जाती हैं। इसके अलावा संस्मरण लेखक जो होता है वो निजी संबंधों और अनुभवों को आधार बनाता है, जबकि रेखा चित्र जो होता है उसको ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किसी भी चीज़ को ऊपर लिख सकता है। यानी कि रेखा चित्र का मतलब होता है वो निजी संबंधों और अनुभवों को आधार नहीं बनाता है, जबकि संस्मरण में उसको बनाना पड़ता है क्योंकि वो अपने जीवन की कथा होती है। तो एक प्रकार से रेखा चित्र और उसमें थोड़ा सा अंतर, और रेखा चित्र के बारे में थोड़ी बातें हो गई, ठीक है। रेखा चित्र जो शब्द है आपका, इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द से हुई है, और आपको पता होगा अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है आपका रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र को व्यक्ति चित्र भी कहते हैं, इसके अलावा तूलिका चित्र भी कहते हैं, चरित्र लेख भी कहते हैं, वृत्ति चित्र भी कहते हैं। तो एक प्रकार से ये सब इसके थोड़ा और जो है इसके नाम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, मैं विस्तार से बता रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा विस्तार से लिखना नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको चूंकि 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा राम मनोहर लोहिया वालों, तो इसीलिए आपको 2 घंटे में मैनेज कैसे करना है तो आप उसको मैनेज करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मैं अभी देने वाला हूँ आपको, ताकि आपको वो जो है कॉपी लिखने के लिए, वैसे कॉपी लेखन के लिए मैंने बता दिया तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आप मैनेज कर सकते हो कैसे आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री और पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके, क्लियर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में, काशी में जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1936 को, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। 47 वर्ष तक जिए थे लगभग ये, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं और 3 अंक का ये नाटक है, और जो इसकी नायिका है ध्रुव स्वामिनी नाटक की वो ध्रुव स्वामिनी स्वयं है, और खास करके इसके नायक हैं आपके चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक में आपसे पूछा गया स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, तो स्त्री पात्रों में 3 स्त्री पात्र मुख्य रूप से इसमें आते हैं। उसमें पहली स्त्री पात्र है आपकी ध्रुव स्वामिनी जो बड़ी फेमस है, दूसरी है मंदाकिनी, और तीसरी है आपकी कोमा। ध्रुव स्वामिनी नाटक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपकी बना रखी है ध्रुव स्वामिनी नाटक को लेकर के, उसको आप देख लीजिएगा। आपका सारा मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक आपके समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 आपके कौन कौन से, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये 3 स्त्री पात्र हैं मुख्य रूप से। और खास करके पुरुष पात्रों की बात की तो पुरुष पात्रों में आप देखते हैं, पुरुष पात्रों में पहला पुरुष पात्र कौन सा आपका, जो नायक है चंद्रगुप्त, दूसरा है रामगुप्त, ठीक है, तीसरा है शिखर स्वामी, चौथा है पुरोहित, ठीक है, 5वां है आपका शकराज, 6वां है आपका खिंगल, 7वां है आपका मिहिरदेव, ठीक है। यानी कि ये सब आपके पुरुष पात्र हैं, कौन कौन से, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिरदेव। ये एक प्रकार से ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्रों में मुख्य रूप से ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये 3 पात्र हैं, क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो ये एक प्रकार से ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपकी मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई रोज कहानी के बारे में। रोज कहानी का उद्देश्य क्या है बताइए, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। रोज कहानी किसने लिखा, सबसे पहले तो ये जानो, रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी। तो आपसे पूछ रहा है कि रोज कहानी का उद्देश्य बताइए। वैसे अज्ञे की कहानी जो है रोज, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। रोज कहानी गैंग्रीन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। गैंग्रीन का मतलब आप जानते ही हैं, एक प्रकार का घाव होता है, पैरों में आपके कांटा गड़ जाता है और बहुत दिनों तक वो घाव बना रहता है, जिसको तो उसी को गैंग्रीन कहते हैं। तो एक प्रकार से हमेशा चुभने वाला घाव तो गैंग्रीन होता है। तो इसीलिए रोज कहानी और गैंग्रीन कहानी ये दोनों शीर्षक हैं, यानी कि रोज कहानी और गैंग्रीन, ये दोनों कहानियाँ एक ही कहानी है, अज्ञे जी की कहानी है। और इसके प्रमुख पात्रों में मालती, माहेश्वर, ठीक है, और टेटी उसका छोटा सा बच्चा है वो होता है, ये बात ध्यान रखिए। कथावक्ता स्वयं भी इसमें बीच में आता है, जो कि मालती का एक प्रकार से मुँहबोला भाई होता है, उसके साथ पढ़ा हुआ है, जो एक प्रकार से कथा का वक्ता है, यानी कि अज्ञे। तो गैंग्रीन नाम से पहले जो है कहानी प्रकाशित हुई, बाद में रोज कहानी के नाम से हुआ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और रोज कहानी का उद्देश्य पूछा गया तो रोज कहानी का प्रमुख उद्देश्य है मध्यम वर्गीय परिवार की घर गृहस्थी में तल्लीन नारी की एक रस्ता, उदासीनता, घुटन और एक प्रकार से टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है अज्ञे जी का।
और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठकों को उसमें डुबा देती है। यानी आप देखेंगे मालती एक प्रकार से जब उसकी शादी नहीं होती है, बड़ी चंचल स्वभाव की मालती होती है। और इसके गैंग्रीन कहानी रोज कहानी पर मैंने चर्चा करी है, आप एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है इस पर, आप देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने वाला है, ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बाकी गैंग्रीन कहानी में क्या होता है कि मालती जो होती है उसकी शादी हो जाती है महेश्वर से। अब जब महेश्वर से मालती की शादी होती है, पहले जो लड़की बड़ी चंचल स्वभाव की थी, सबसे बोलती थी, सबसे उछलती थी, बढ़िया आप आराम से खेलती कूदती थी, वह लड़की जब अपने माइक मतलब कि अपने घर पर जाती, शादी होती है, और महेश्वर एक प्रकार से डॉक्टर है, उनके यहाँ पर एक पहाड़ी पर उनका वीराने में घर बना हुआ है, आसपास पड़ोस में ज़्यादा कोई घर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रकार से वो कहानी मतलब जाती है, और नीरसता का एक प्रकार से वर्णन है, खास करके नीरसता जीवन की बहुत बड़ी एक प्रकार से घुटन बहुत बड़ी चीज होती है। कभी आपका जी घुटा है तो आप अगर आप जानते हो कि मेरा तो घुटा है, और कल रात में ही मुझे महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं सोच रहा था कि भाई अपने घर चला जाऊँ, भाई घर पे जाऊँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, वेट कर लूँ, जाऊँगा 2-3 दिन में, लेकिन मैंने सोचा आपकी परीक्षा लगी हुई 1-2 दिन के लिए, ठीक है, तो ये परीक्षा में अगर मैं चला जाता आजकल में तो फिर क्या होता कि आपकी एक क्लास छूट जाती, तो इसीलिए मैंने सोचा आपकी क्लास ज़रूर करके तो फिर जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी क्लास चलती रहेगी घर से भी, ठीक है। चले, तो गैंग्रीन कहानी की बात की, तो गैंग्रीन कहानी में नीरसता का वर्णन है। जो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसती बोलती है, सबसे बोलती चालती, वो लड़की वहाँ पर जब जाती है तो नीरस हो जाती है। रोज का एक ही काम वही है, वही वही घर, वही सब कुछ, वही वही टाइमिंग, वही सब। तो जब वो कथा वक्ता वहां पर जाता है तो वो उससे कहती है रोज का यही काम है, रोज का यही काम है, बच्चा गिरता है, बच्चा चिल्लाता है, सब बताती भाई ये तो रोज का यही काम है, और बोलती भी नहीं है। कथा वक्ता जब पूछता है और क्या हाल है, तो बस केवल हाल एक बार बता देता है, उससे कोई बात नहीं, बस केवल हाँ हूं में जवाब देती है मालती, बस इस प्रकार की निरस्ता आ गई। तो उसी निरस्ता के बारे में यहाँ पर वर्णन है, और उसी को एक प्रकार से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का उद्देश्य था किसका, आज्ञे का। यानी एक स्त्री के जीवन में जो निरस्ता है, उसी निरस्ता को दिखाने का प्रयास रोज कहानी बयां करती है। और पहले आजकल की तरह सीरियल वगैरह नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो भाई निरस्ता स्वाभाविक सी बात है आ जाती है, ठीक है। चले, तो ये गैंग्रीन कहानी हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजकुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा की कहानी मतलब एकांकी संग्रहों के नाम आपसे पूछ रहा है। राम कुमार वर्मा जी का बात किया है तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था भाई इनका जन्म राम कुमार वर्मा का? मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, सागर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो सागर जिले में मध्य प्रदेश के इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर को 1905 ईस्वी को, ठीक है। और राम कुमार वर्मा को उनके किस एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला है भाई? तो सप्तकिरण जो रचना है इनकी, सप्तकिरण एकांकी संग्रह है राम कुमार वर्मा का, सप्तकिरण पर इनको अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। राम कुमार वर्मा के कई सारे एकांकी संग्रह हैं, जैसे पहला तो मैंने आपको बताया सप्तकिरण, जिस पर आपको अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार भी मिला है सप्तकिरण रचना पर, ये एकांकी संग्रह है। एकांकी संग्रह मतलब कई सारी एकांकियां इसमें संग्रहित हैं, ठीक है, पुस्तक है एक प्रकार सप्तकिरण। दूसरी पुस्तक है पृथ्वीराज की आंखें, ये भी एक एकांकी संग्रह है। तीसरी पुस्तक है आपकी रेशमी टाई, ये भी एक प्रकार से राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है। चौथा एकांकी संग्रह इनका कौन सा है भाई? चौथा एकांकी संग्रह इनका 4 ऐतिहासिक एकांकी, ठीक है, शीर्षक है 4 ऐतिहासिक एकांकी। पांचवा जो एकांकी संग्रह है वो है रूपरंग, ठीक है। और जो आपका छठवां एकांकी संग्रह है राम कुमार वर्मा जी का, वो है कौन सा? वो कौन सा एकांकी संग्रह भाई? कौमुदी महोत्सव। आप लोगों ने पढ़ा होगा कौमुदी महोत्सव के बारे में, मैंने तो पढ़ा है बचपन में इस कहानी को, ठीक है। तो मतलब कि इस एकांकी को तो एक प्रकार से कहानी की ही भांति होती है, तो एक प्रकार से ये एकांकी चीजें हो गई। एकांकी कला के भी तत्व होते हैं, जैसे मैंने नाटक कला के तत्व आपको बताए थे, वैसे एकांकी कला के भी तत्व होते हैं। एकांकी कला के तत्वों की बात की जाए तो खास करके तत्वों की बात की, एकांकी कला के तत्व आपसे पूछे तो पहला तत्व होता है आपका कथानक, दूसरा होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा होता है संवाद शैली या फिर कथोपकथन जिसको आप कहते हैं, चौथा तत्व होता है देश काल या वातावरण, पांचवा तत्व होता है आपका भाषा शैली, छठवा होता है आपका उद्देश्य। ये 6 तत्व आपके उपन्यास के, कहानी के और जो है नाटक के और खास करके एकांकी के सबके सेम ही होते हैं 6 तत्व ये। लेकिन एकांकी में 7वीं चीज आपका सम्मिलित हो जाता है रंग संकेत, ठीक है। तो 7वां एक सम्मिलित क्या कर देंगे? रंग संकेत लिख दीजिएगा। और कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि संकलन त्रय का भी ध्यान रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो संकलन त्रय 8वां लिख सकते हैं विशेषता।
और नवी विशेषता आप अभिनय भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये सारी एक प्रकार से इसका तत्व होता है एकांकी के कला के तत्व, ठीक है। तो एक प्रकार से थोड़ा सा आपका प्रश्न का उत्तर होगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ सकता है एग्जाम में कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। ललित निबंधकारों के बारे में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य में ललित निबंधकारों की संख्या एक प्रकार से कई है, खास करके सबसे महत्वपूर्ण ललित निबंधकारों में नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाम लिख लीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला नाम। दूसरा नाम लिखिएगा बाबू गुलाब राय जी, भी ललित निबंधकार ही हैं। तीसरा नाम आप लिख लीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, भी ललित निबंधकार हैं। चौथा नाम लिख लीजिएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी, ये भी ललित निबंधकार हैं। आगे भी ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं और कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार हैं। तो एक प्रकार से 6 निबंधकारों के नाम आप याद रखिएगा। 3-4 के नाम आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा गुलाब राय, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा कुबेरनाथ राय, पांचवा विद्यानिवास मिश्रा, छठवां आपका आगे, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि छठा पांचवा सब एक ही सेम तरीके से लिखें, आप जो भी लिख पाए वो लिख दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा रेखा चित्र, ठीक है। सॉरी, ये आपका होगा ललित निबंधकारों की संख्या, मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, जैसे आपसे प्रश्न बन सकता है कुबेरनाथ राय की रचनाओं के नाम लिखिए। तो कुबेरनाथ जी का जन्म हुआ था, आपको पता होगा 1935 में मत्सा में हुआ था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जो है एक गांव है, बहुत बड़ा गांव पड़ता है गाजीपुर, तो उसी में एक प्रकार जन्म हुआ था कुबेरनाथ राय जी का। और मृत्यु हुई थी इनका 5 जून को 1996 में। 1935 में जन्म लिया था कुबेरनाथ राय जी। खास करके ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनकी परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। और आप देखेंगे कि कुबेरनाथ राय जी की कई सारी रचनाएं, जैसे प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, जो है गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, मणि कुतुल के नाम, महाकवि की तर्जनी, किरात नदी में चंद्र मधु, ठीक है, मन पवन की नौका, त्रेता तथा बृहद शाम, कामधेनु, ये सब कुबेरनाथ राय की रचनाओं के नाम है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपके एग्जाम में बन सकता था, इसीलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जो निबंध है, खास करके निबंध का क्या नाम है, उनके निबंध का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि के कितने भाग हैं, निबंध संग्रह चिंतामणि, जितने रामचंद्र जी के मतलब के निबंध हैं वो चिंतामणि में ही संग्रहित हैं। चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं अब तक, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। हजारी प्रसाद निबंध, मतलब हजारी प्रसाद निबंध के बारे में, मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में आपसे पूछ सकता है कि उनके कौन कौन से निबंध हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले में हुआ था, ठीक है। जो है दुबे का छपरा नामक गांव है, उसी में हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई सारे निबंध संग्रह, जैसे कि इनका निबंध संग्रह है साहित्य सहचर पहला, दूसरा निबंध संग्रह है ब्रज, ठीक है, तीसरा कौन सा है कल्पलता, चौथा है आपका विचार और वितर्क, पांचवा निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व, छठवां कौन सा है अशोक के फूल, सातवां है विचार और जो है मतलब कि विचार प्रवाह। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों के नाम हो गए। आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिले में हुआ था, गोंडा के बगल पड़ता है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का 1884 में, ये बात ध्यान रखेंगे। चिंतामणि निबंध संग्रह इनका बड़ा फेमस निबंध संग्रह है, सारे निबंध शुक्ला जी के वहीं से लगभग प्रकाशित होते थे शुक्ल जी के, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात किया तो ये गद्य की कसौटी ये निबंध को ही मानते हैं, ठीक। तो आपसे पूछते हैं निबंध को गद्य की कसौटी कौन स्वीकार करता, तो आचार्य शुक्ल जी स्वीकार करते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पैटर्न पर मैंने इसको सेट किया है। देखिए केवल 4 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, खंड बा से, ठीक है। और 150 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसी में आपका लघुत्तरीय में आपका व्याख्या खंड भी आ जाएगा, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा व्याख्या खंड को लेकर के मैंने ऑलरेडी 2-3 मॉडल पेपर में बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने व्याख्या खंड रखा नहीं है, ठीक है। अब व्याख्या खंड रखा नहीं है, इसलिए इन प्रश्नों को हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी व्याख्या खंड आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ही प्रश्न करने हैं, 7 प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलें,
तो पहले मैं प्रश्नों को दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं अभी चर्चा कर लूंगा। ठीक है, प्रश्न देखेंगे, झांसी की रानी उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो हम बात कर रहे थे भाई कि जो है ये प्रश्नों को मैं दिखा दूं ताकि जो है आप आसानी समझ पाएं कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषताएं आपको बताना, अभी मैं चर्चा करूंगा इन प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है आपके एग्जाम में कि इंटरव्यू के उद्भव तथा विकास पर टिप्पणी कीजिए। यह भी प्रश्न आपका बहुत जबरदस्त है, इस पर मैं चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप इन प्रश्नों को देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में स्थान बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा का जीवन परिचय दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैनेन्द्र कुमार की शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक को लेकर के मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, तो आप आसानी से उसको देख लेंगे तो आपका ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वही दीर्घ उत्तरीय में कुछ इस प्रकार से पैटर्न आपका सेट किया जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। देखिए, केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे खंडसा से। ठीक है, 400 शब्दों में, मतलब 450 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना होता है। पहले क्या था, पहले 500 शब्दों में आपको लिखना पड़ता था। अब आपको जो है केवल 450 शब्दों में ही लिखना है, 2 प्रश्न ही करने हैं। ठीक है, पहला आपका है प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ला की निबंध शैली का परिचय देते हुए उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एकांकी कला की दृष्टि से उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी जो है लक्ष्मी का स्वागत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसकी समीक्षा करनी है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर जैनेन्द्र कुमार की जो पाजेब कहानी है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी समीक्षा करनी है। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवनी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। तो आइए अब एक एक प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय पर लगभग 10 प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अब समझते हैं झांसी की रानी उपन्यास का मूल्यांकन। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग से बना रखी है, आपके चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, इसका है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, और खास करके ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी, इस पर चर्चा मैंने कर चुका हूँ। झांसी की रानी का नाम तो हमें नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा, सभी लोग जानते होंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड है ये उपन्यास। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में, 1946 में प्रकाशन हुआ। 1946 से 1948 के बीच लेखक ने इसी शीर्षक से एक नाटक भी लिखा है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने एक नाटक भी लिखा है खास करके झांसी की रानी शीर्षक से ही, और 1955 ईस्वी में उस नाटक का मंचन भी हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, लेकिन इनका नाटक फेमस नहीं है वो वाला, इनका उपन्यास, ये जो झांसी की रानी नाम का उपन्यास है, ये ज़्यादा फेमस है और हिंदी भाषा में ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में एक मील का पत्थर माना जाता है इनका उपन्यास, झांसी की रानी उपन्यास। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। झांसी की रानी उपन्यास की बात की जाए तो खास करके 1946 में इसका प्रकाशन तो हुआ ही था, लेकिन 1951 ईस्वी में इसका दोबारा से प्रकाशन करवाया गया था। कुछ जो चीज़ें बची थी उसको ऐड करके फिर से प्रकाशित करवाया गया था 1951 में। और ख़ास करके इसकी बात की जाए झांसी की रानी उपन्यास में, तो इसमें कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें ये जो खास करके भारत देश की बात है, यानी कि जो झांसी की रानी उपन्यास है इसके, उसमें अगर आप एक तालिका बनाएंगे, एक तरफ लेखक के बारे में, लेखक जो है इसके कौन, झांसी की रानी के वृंदावन लाल वर्मा है। किस देश काल की घटना है ये, तो ये है भारत देश की। ठीक है, भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग है। विषय कौन सा है इस उपन्यास को लिखने का, तो विषय है भैया रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा गया है। इसके अलावा प्रकार, कौन से प्रकार का ये उपन्यास लिखा गया, झांसी की रानी किस प्रकार का है, तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है। प्रकाशन कब हुआ, 1946 में। दोबारा प्रकाशन कब हुआ, 1951 में। एक नाटक भी इसका प्रकाशन में आया 1946 से 1948 के बीच में, जिसका मंचन हुआ 1955 में। सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। हालांकि इतनी चीज़ें अगर आपको याद नहीं रह पाती हैं तो उसको लेकर के दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो याद रखेंगी अगर उसको भी लिख देंगे तो आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। तो उपन्यास का कथानक जो है भारत में ब्रिटिश राज के काल में जो मराठा शासित हैं, खास करके मराठाओं से शासित हैं कौन, झांसी का जो राज्य है उसी की रानी है रानी लक्ष्मीबाई, और उन्हीं के चरित्र पर पूरा का पूरा आधारित है। और साथ ही 1857 का विद्रोह होता है, 1857 की क्रांति होती है, आपको पता होगा।
1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कोई उतना जो है अच्छे तरीके से नहीं था, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। झांसी की रानी अपने यहाँ से कर रही थी, तात्या टोपे अलग से कर रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हैं जो है कुंवर सिंह बिहार से, तात्या टोपे कानपुर से ही थे, ठीक। तो एक प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग स्थानों से लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे, मतलब 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, लेकिन कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। नेतृत्वकर्ता के अभाव के कारण से वो जो है एक प्रकार से सफल नहीं रह पाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास की भूमिका में विस्तार से लिखते हैं कि उपन्यास की रचना दरअसल इस खोज से संबंधित है कि रानी वास्तव में स्वराज के लिए लड़ी अथवा केवल अपने शासन को बचाने के लिए लड़ी। इस बात को लेकर के विद्वानों में तर्क था कि भाई झांसी की रानी ने देश के लिए नहीं लड़ा। कुछ लोग कहते हैं, खास करके विदेशी जो लेखक हैं उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन उन्हीं सभी चीज़ों को छानबीन करने के लिए वृंदावन लाल वर्मा जी ने इस चीज़ को लिखने का प्रयास किया कि क्या झांसी की रानी ने अपने देश को बचाने के लिए लड़ा था या केवल अपने राज्य को बचाने के लिए। तो खास करके उन्होंने जब विस्तार पाया तो उन्होंने देखा कि भाई झांसी की रानी का जो राज्य था वो एक प्रकार राज्य की जो दृष्टि थी वो संकुचित नहीं थी, वो व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ रही थी, वो अंग्रेजों को भारत देश से भगाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा शोध किया उन्होंने और शोध करने के बाद में इन्होंने लिखा, ठीक है। ये बात है। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी रचना जो है वर्मा ने उस काल में की जब हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उस कमी को भरने का काम भी किया। और ऐसे में उनके इस तरह के उपन्यासों की रचना ने केवल हिंदी साहित्य की एक प्रकार से विधा को समृद्ध नहीं किया, हिंदी साहित्य में जो है खास करके उपन्यास विधा को समृद्ध नहीं किया, बल्कि आप देखते हैं अंग्रेजी साहित्य यहाँ तक कि विश्व साहित्य स्तर पर भी इस उपन्यास की जो है छाप एक प्रकार से रही। और इस दृष्टि से यह उपन्यास बड़ा फेमस है और इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी किया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास को एक प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि गढ़ कुंडार को अंग्रेजी लेखक जो है वाल्टर स्कॉट, मतलब एक वाल्टर स्कॉट है, ठीक है, वो विदेशी लेखक है, उनकी एक रचना है गढ़ कुंडार। तो गढ़ कुंडार रचना जिस प्रकार से फेमस है, खास करके वहाँ पर यानी अंग्रेजी लेखक है जो है एक प्रकार से वाल्टर स्कॉट, तो उनकी रचना गढ़ कुंडार जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में फेमस है, ठीक उसी प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं वृंदावन लाल वर्मा की रचना ये यानी कि झांसी की रानी उपन्यास फेमस है अपने भारत में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से इसीलिए इनको हिंदी का वाल्टर स्कॉट भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। झांसी की रानी हिंदी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार है, इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रेमचंद जी की कहानियों की बात की तो प्रेमचंद जी को कहानी का सम्राट, उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने, ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। कितनी कहानियाँ लिखी भैया? 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। और प्रेमचंद की सभी कहानियाँ लगभग एक से बढ़कर एक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और उनकी कहानियों की विशेषता, पहली विशेषता यह है कि कहानी संपूर्ण जीवन के नहीं वरन उनकी एक घटना या अंग का एक प्रकार से मनोभाव को प्रस्तुत करती है। दूसरी बात यह है कहानी की विशेषता इनके कि खास करके प्रेमचंद की कहानियों में एक विशेष समस्या को लेकर के इनकी कहानियाँ चलती हैं। तीसरी विशेषता इनकी कहानियों की यह है कि कहानी अपने आप में पूर्ण होती है इनकी। चौथी विशेषता इनकी कहानी की है कि इनकी कहानियों में यथार्थवादिता रहती है। पांचवी बात इनकी कहानी की यह है कि पाठक अंत तक पढ़ने के लिए विवश हो जाता है इनकी कहानियों को। छठी विशेषता इनकी कहानियों की यह है कि इनकी कहानी में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तीनों वर्गों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। यानी किसी वर्ग के बारे में ऐसा नहीं किसी के बारे में ज़्यादा लिख दे किसी के बारे में कम, सभी के बारे में लिखने का प्रयास किया है। सातवीं विशेषता इनकी कहानियों की यह है कि अधिकतर इनकी कहानियों में मतलब इनकी कहानियों को हम अपने आसपास घटते हुए देख सकते हैं। आठवीं विशेषता इनकी कहानियों की यह है कि इनकी कहानियाँ आकाश ही नहीं वरन जमीनी लोगों की कहानियाँ होती हैं। यानी कि बड़े लोगों की कहानियाँ तो सभी लिखते हैं लेकिन इनकी ज़मीनी स्तर की कहानियाँ होती हैं जिनके पास दैनिक जीवन यापन के लिए संपूर्ण साधन नहीं है। जैसे कफन के माधव के पास आप देखते हैं, और घीसू माधव एक प्रकार से जो कफन कहानी के पात्र हैं, मुख्य रूप से पिता पुत्र हैं घीसू माधव, ठीक है। पूस की रात कहानी में आप देखते हैं हल्कू जो कि झबरे कुत्ते के पास सोकर के पूरी सर्दी का रात अपना काट देता है, ठीक है। उसको चिपका करके ऐसे लेटता है मानो कि एक प्रकार से वो रजाई को ओढ़े हुए है। तो एक प्रकार से ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से अपने से रिलेट करवाती कि भाई गरीबी जीवन की कथा है, एक हम लोगों के आसपास की घटित घटना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं।
तो इनकी कहानियों में आप देखते हैं शोषित वर्ग के प्रति करारा व्यंग भी किया गया है, जो एक प्रकार से शोषित वर्ग है उस पर व्यंग भी किया गया है। इसके अलावा 10वीं विशेषता इनकी कहानी की है कि सच्चाई और ईमानदारी भी इनकी कहानियों में एक प्रकार से दिखाई पड़ती है और इनकी कहानियों की ताकत भी रही है। जैसे नमक का दरोगा कहानी में आप देखते हैं तो ईमानदारी की एक छाप छोड़ता है नमक की दरोगा कहानी नाम का, मतलब नमक का दरोगा जो शीर्षक कहानी है इसमें ईमानदारी से रिलेटेड कहानी है। ठीक है, तो ये हो गई मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की कुछ विशेषताएं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न कौन सा है? इंटरव्यू के उद्भव और विकास पर टिप्पणी कीजिए। इंटरव्यू के उद्भव और विकास के बारे में आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इंटरव्यू के उद्भव और विकास, इंटरव्यू की बात की है तो हिंदी साहित्य में इस विधा का जो सूत्रपात हुआ है प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होता रहा, फिर आगे चल करके स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में इसकी कई कृतियां प्रकाशित होती रहीं और हिंदी गद्य में इसका परिवर्तन जो किया खास करके उनमें नाम आता है बनारसीदास चतुर्वेदी जी का। तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं बनारसीदास चतुर्वेदी जी। विशाल भारत पत्रिका है एक, उसी में प्रकाशित हुई थी, रत्नाकर जी से बातचीत इन्होंने करी थी और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन बातचीत करी थी, तो उन चीज़ों को प्रकाशित करवाया था बनारसीदास चतुर्वेदी की पत्रिका विशाल भारत में। तो एक प्रकार से उसी से आप देखते हैं इन्हीं से पहली विधा का शुरुआत मानाता है कि भाई ये इंटरव्यू विधा है। पहले इंटरव्यू विधा की बात करें तो ये विदेशी विधा है। ठीक है, इसको हिंदी में एक प्रकार से पाश्चात्य विचारधारा से आई, मतलब पाश्चात्य साहित्य से आई है। और बाद में आप देखते हैं 1943 मतलब 1933 ईस्वी की बात है, पंडित श्री राम शर्मा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका कबूतर नामक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। इसके 7 सालों के बाद में डॉक्टर सत्येंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित एक साधना पत्रिका है, उसमें मार्च अप्रैल साधना पत्रिका में मार्च अप्रैल महीने में 1947 में इस अंक का इस विधा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। एक प्रकार से किसका भाई, श्री राम शर्मा जो कबूतर जो एक प्रकार से इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था वो। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि तमाम प्रकार की चीज़ें प्रकाशित हुई और इधर कुछ और पुस्तकें प्रकाशित होती चली जा रही हैं जिनमें कुछ विशेष साहित्यकार के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो एक प्रकार से 2 व्यक्तियों के या 4 व्यक्तियों के बीच की बातचीत या कोई बड़ा लेखक किसी दूसरे लेखक से मिलता है तो एक प्रकार से उसमें कुछ चीज़ें वो प्रकाशित करवा देता है उसको लिपिबद्ध करवा करके, तो वही चीज़ें आपकी इंटरव्यू हो जाती है, साक्षात्कार कहा जाता है। ओके, तो एक प्रकार से एक स्वतंत्र विधा के रूप में भेंट वार्ता या साक्षात्कार का महत्व निर्विवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें साहित्यकारों के अतरंग जीवन, उनकी रचना दृष्टि, उनकी रचनाओं की मूल प्रेरणा, उन पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, उनकी विचारधारा और उनके प्रयोजन और उद्देश्य, तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, सभी के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये हो गई इंटरव्यू का उद्भव और विकास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में स्थान बताइए। भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? आप सभी को पता होगा भारतेंदु जी जो है इनके नाम पर एक युग की शुरुआत भी हुई, भारतेंदु युग के नाम से जो जानते हैं आप। 1850 ईस्वी का समय है, भारतेंदु जी का जन्म होता है और यहीं से कुछ विद्वान जो है आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, और खास करके आप देखते हैं भारतेंदु युग में ही गद्य विधाओं का भी शुरुआत हुआ है। ठीक है, तमाम सारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप देखते हैं गद्य विधाएं शुरू हो जाती हैं, नाटक की क्या शुरुआत हो जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं भारतेंदु युग से निबंध की भी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं 1850 से लेकर के 1900 का जो समय है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और कुछ विद्वान तो 1857 को बताते हैं कि भाई भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है। कुछ विद्वान 1843 को मानते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी 1843 ईस्वी को स्वीकार करते हैं कि ये जो है 1843 ईस्वी ये ही एक प्रकार से क्या है आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल की श्रेणी भी दी है आचार्य शुक्ल जी ने। तो एक प्रकार से ये देखेंगे थोड़ा सा, ये 3 चीज़ों पर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, 1850, 1857 और 1843, और बाकी 1900 तक चला भारतेंदु युग। तो उन्हीं भारतेंदु यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही है। भारतेंदु जी युग निर्माता साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और इनका बहुमूल्य योगदान हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी नाटक के क्षेत्र में और हिंदी काव्य के क्षेत्र में भी रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से आप देखते हैं हिंदी में नाटकों का प्रारंभ होता है और हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा के में सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इन्होंने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिले मिटे न ही को सूल। तो एक प्रकार से भारतेंदु जी को हिंदी गद्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनका योगदान हिंदी को गद्य की पारिष्कृत भाषा बनाने में अविस्मरणीय रहा है। और भारतेंदु जी ने 2 भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी जो काव्य रचनाएं होती थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई,
ठीक है। और जो दूसरी यानी कि जो इन्होंने गद्य रचनाएं लिखी हैं उनमें इन्होंने एक प्रकार से खड़ी बोली का प्रयोग किया है, यानी काव्य में ब्रज भाषा और गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी और खास करके उर्दू, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं का भी प्रयोग किया है अपने रचनाओं में। इनकी शैली विषय के अनुरूप होती है और विषय के अनुरूप परिवर्तित भी कर देते हैं अपनी शैली को ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुल मिलाकर के इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग आप देख सकते हैं, परिचयात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, भावात्मक शैली है, हास्यपूर्ण शैली का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक शैली, तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग आप देख सकते हैं भारतेंदु जी की रचनाओं में। तो ये भारतेंदु जी का स्थान है हिंदी साहित्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर विद्यानिवास। प्रश्न क्या है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा का जीवन परिचय दीजिए। विद्यानिवास मिश्रा जी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। विद्यानिवास मिश्रा जी की बात की जाए तो उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा का क्या बताएं भाई, जीवन परिचय दीजिए। तो पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था भाई? जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला पड़ता है गोरखपुर, उसी गोरखपुर जिले में एक गाँव पड़ता है पकड़डीहा गाँव। तो पकड़डीहा गाँव में इनका जन्म हुआ था पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी का। 1926 में इनका जन्म हुआ था, जनवरी का महीना था जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और खास करके इन्होंने 1945 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो है राहुल संकीर्त्यान के निर्देशन में कोर्स कार्य किया। प्रोफेसर मिश्र हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे विद्यानिवास मिश्रा जी, और इनकी विद्वता से हिंदी जगत का कोना कोना परिचित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ वर्ष के बाद में जो है पंडित मिश्रा अमेरिका चले जाते हैं और जहां उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्यापन कार्य भी किया। और खास करके इन्होंने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी किया और 1967 से 1968 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के अध्येता भी रहे। कुछ समय मध्य में आप देखिए, कुछ समय के बाद में आप देखिए इन्होंने मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में कार्यरत भी हुए और उसके बाद में इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सूचना विभागों से संबंधित रहे। कुल मिलाकर के कुछ वर्ष के बाद मतलब कि 1957 तक आते आते आप देखते हैं विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े और डॉक्टर मिश्रा ने गोरखपुर विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सभी भाषा विज्ञान और आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य और अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। और मिश्र जी ने लगभग आप देखते हैं 1968 से लेकर के 1977 तक कार्य किया और कुछ वर्षों के बाद में आप देखते हैं ये इसी विश्वविद्यालय के यानी कि संपूर्णानंद के क्या हो गए थे भाई, ये एक प्रकार से कुलपति भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति सम्मान भी इनको मिला, पद्म भूषण सम्मान भी मिला है इनको, ठीक है। प्रोफेसर मिश्रा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा मतलब कि भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके बोर्ड के सदस्य भी ये रहे हैं और कई प्रकार की उपलब्धियां इन्होंने हासिल करी है। कुल मिलाकर के खास करके इनकी मृत्यु हो जाती है 14 फरवरी को, ठीक है, यानी 14 फरवरी जिस दिन आपका पेपर है कल, ठीक है, तो उसी दिन की मृत्यु हो जाती है और 2005 ईस्वी में खास करके इनकी मृत्यु होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के विद्यानिवास मिश्रा जी का बड़ा योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है जैनेन्द्र कुमार की शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। जैनेन्द्र कुमार की शैली पर आपसे प्रकाश डालने को कह रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो खास करके अगर बात की जैनेन्द्र कुमार की, तो जैनेन्द्र कुमार की शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए आपसे कह रहा है। जैनेन्द्र कुमार बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, ठीक है, कहानीकार भी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो उनकी शैली कैसी भाई? चले, कौन सा प्रश्न था भाई आपका? जैनेन्द्र कुमार की शैली पर हमको चर्चा करनी थी। जैनेन्द्र कुमार की बात किया तो इनकी कहानियां जो है खास करके कई प्रकार की शैलियों में लिखी गई हैं। इन्होंने एक प्रकार से पत्रात्मक, आत्मकथात्मक, संवाद शैली, स्वागत भाषण, नाटकीय, ऐतिहासिक तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है और खास करके इन संपूर्ण शैलियों में कथानक और उनके अन्य उपकरणों का भी प्रयोग कम ही किया है इन्होंने। जैनेन्द्र का सारा ध्यान जो है अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहा और बड़ी तीव्र गति से उसी लक्ष्य की ओर ये बढ़ते रहे। वर्णन और चित्रण, चित्रात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति के इनके रहते हैं। देश काल चित्रण केवल व्यंजित रहता है, उसमें विस्तार नहीं करते हैं ये। और इन सारे कार्यों में जैनेन्द्र जो है अत्यंत सूक्ष्मता और व्यंजना से काम करते हैं, परंतु वह अपनी प्रांजल, सशक्त और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली द्वारा
इन सब में एक अद्भुत आकर्षण और सौंदर्य उत्पन्न कर देते हैं। उनकी भाषा की अगर बात की है तो भाषा और शैली विषय और परिस्थिति के अनुकूल रहते हैं, उनके अनुरूप बदलते भी रहते हैं। जिस हिसाब से विषय या स्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, उसी हिसाब से इनकी शैली और भाषा भी बदल जाती है। ठीक है। व्यक्तित्व विश्लेषण के अवसर पर वह सुंदर गद्य का रूप धारण कर ले मतलब कि अपनी रचनाओं को देने का प्रयास करते हैं। मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण करते समय दार्शनिक विचारधारा भी इनकी हो जाती है, यानी कि जहाँ जैसा होना चाहिए वैसा ये होने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के इनकी शैली बड़ी ज़बरदस्त है और खास करके इन्होंने लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का उपयोग करके अपनी भाषा को अत्यंत समृद्ध और प्रांजल और प्रवाहपूर्ण भी बनाया है। तो जैनेंद्र कुमार की शैली भी ठीक है, भाषा भी ठीक है, हिंदी साहित्य में इनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। खास करके कहानियों की दृष्टि से जैनेंद्र कुमार का नाम हिंदी जगत में आज एक प्रकार से बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर। ध्रुवश्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें। ध्रुवश्वामिनी नाटक का उद्देश्य मैंने आपको बताया भी था विस्तार से। ध्रुवश्वामिनी नाटक का पूरा एक वीडियो ही समर्पित मैंने किया है आप लोगों को लेकर के। लेकिन इसका उद्देश्य खास कर ध्रुवश्वामिनी नाटक जो है उसमें नारी समस्या केंद्र में है। ध्रुवश्वामिनी नाटक में क्या है, नारी समस्या इसके केंद्र में है। और खास करके ध्रुवश्वामिनी नाटक में खास करके आपको पता होगा ध्रुवश्वामिनी नाटक को लिखा क्यों जयशंकर प्रसाद जी ने, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। और ध्रुवश्वामिनी नाटक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं इसमें कई प्रकार की चीज़ें, जैसे कि इसमें आप देखते हैं विवाह, मोक्ष, तलाक, इन सभी की समस्याएं भी आपको दिखाई पड़ती हैं। और इन सभी चीज़ों से नारी जो है कहीं ना कहीं पे मारी मारी फिर रही है। प्रसाद जी ने उन नारियों को उठाने का प्रयास किया है, पुरुषों के अत्याचार पूर्ण चंगुल से उनको मुक्त कराने का प्रयास किया है। प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यह रही कि वे जिन जिन समस्याओं को प्रस्तुत नाटक में उठाते हैं उसका ठोस एवं संतोषजनक हल भी प्रस्तुत करते हैं उसी नाटक में। तो प्रसाद जी का सबसे बड़ा काम यही रहा है। वैसे ध्रुवश्वामिनी नाटक में ध्रुवश्वामिनी एक केंद्रीय पात्र है। ध्रुवश्वामिनी नायिका होने के साथ साथ इसका हीरो, मतलब इस कहानी की या ध्रुवश्वामिनी नाटक की हीरो भी है, यानी नायिका तो है लेकिन नायक भी इसको कह सकते हैं। चंद्रगुप्त की उतनी भूमिका आप नहीं देखेंगे जितना ध्रुवश्वामिनी नाटक में ध्रुवश्वामिनी की देखेंगे, क्योंकि ध्रुवश्वामिनी केंद्रीय पात्र है। ध्रुवश्वामिनी इसमें मुख्य पात्र है, एकदम से मुख्य पात्र है, मतलब सबसे जबरदस्त छाप छोड़ती है पाठकों पर ध्रुवश्वामिनी। ठीक है। इसके अलावा इसमें कई सारी बातें हैं जिसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहली बात, ध्रुवश्वामिनी नाटक में यह इंगित होती है कि क्या नारी प्रकृत्या अधिकारहीन हुआ करती है। ये प्रश्न प्रसाद जी उठवाते हैं। प्रसाद जी जो है प्रकार से इस आप जब पूरी की पूरी आप इसमें नाटक पढ़ेंगे इसका, मतलब ध्रुवश्वामिनी नाटक, तो उसमें यह प्रश्न होता है कि क्या नारी प्रकृत्या अधिकारहीन हुआ करती, नारी के पास कोई अधिकार नहीं होता। दूसरा प्रश्न इसमें यह उठता है कि क्या नारी पुरुष के प्रत्येक आज्ञा का परिपालन करने के लिए सर्वदा विवश होती है। क्या यह भी प्रश्न एक प्रकार से क्या ऐसा भी होता है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न स्त्रियों के द्वारा इस नाटक में उठाए जाते हैं और उसका उत्तर जो है जयशंकर प्रसाद जी देने का प्रयास अपने माध्यम से किसी दूसरे पात्र से करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्रुवश्वामिनी आपको पता होगा रामगुप्त से शादी हो जाती है, बाद में फिर उस रामगुप्त का भाई है चंद्रगुप्त, उससे बाद में एक प्रकार से विवाह होता है, गंधर्व विवाह। तो कहीं ना कहीं पे कई सारी चीजें होती, पूरा का पूरा कथानक मैंने आपको समझाया उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न इसके मतलब इस नाटक में यह है कि क्या नारी पशु संपत्ति है जिस पर पुरुष मनमाना अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये सारे प्रश्न आप देखते हैं, एक प्रश्न के बाद में दूसरा प्रश्न आता है। आप देखते हैं कई सारे प्रश्न आपको इस नाटक में दिखाई पड़ेंगे। चौथा प्रश्न ये आता है कि क्या नारी उपहार में दी जाने वाली वस्तु है जिसे उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति उपस्थित हो जाने पर नारी विवाह विच्छेद कर सकती है। यह भी प्रश्न उठता है और इसका भी हल उसी नाटक में मिलता है। छठी विशेषता इस नाटक की यह है या उद्देश्य यह रखा गया कि क्या विवाह का आधार पूर्ण रूप से विवाह पद्धति ही है अथवा उसका और भी कोई रूप हो सकता है या कोई और आधार हो सकता है विवाह का। ये तमाम प्रकार के प्रश्न उठता है। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए जो है जयशंकर प्रसाद जी तत्पर रहते हैं और नाटक में इन्हीं सभी समस्याओं को केंद्रित करके इन्हीं सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसी उद्देश्य से नाटक लिखने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने किया। और निश्चित तौर पर यह नाटक ऐतिहासिक नाटक होने के साथ बड़ा जबरदस्त नाटक है। ओके, आगे देखिए, बाकी ये सारा का सारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ ही चुका है। तो ये अगले प्रश्न आपके हो गए, बाकी ये बड़े प्रश्न हैं आपके दीर्घ उत्तरीय वाले, इनको आप देखते रहिएगा। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की निबंध शैली का परिचय देते हुए उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको पढ़ लीजिएगा आप।
अगला प्रश्न है आपका, एकांकी कला की दृष्टि से उपेंद्र नाथ अष्ट की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी पाजेब, इसकी समीक्षा आप देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने कहानियां बताई, जैसे गैंग्रीन कहानी की समीक्षा मैंने बता दी है, और एक कहानी जो है मतलब गैंग्रीन निरोज कहानी जो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की मैंने बता दी है आपको, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी जीवनी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय दीजिए। तो ये सारे प्रश्न लगभग मैंने आपको बताए हुए हैं छोटे छोटे करके, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर मतलब ये मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। इसमें मैंने विस्तार से आपको हर एक चीज़ों को बताने का प्रयास किया। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोग गुड नाइट।